नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अब तक जैसे हम चर्चा कर रहे थे, इससे पूर्व बीए पार्ट फर्स्ट विषय के चित्रकला विषय के बारे में, तो उसका जो सिलेबस के अनुसार उसका जो टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था भारतीय चित्रकला के षडंग, यानी कि 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, यानी जो भारतीय कला के 6 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट या इंडियन पेंटिंग्स। तो उसके अंदर जैसे उसको एक श्लोक के माध्यम से बताया गया था कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। यानी कि इसके जो 6 अंग कौन कौन से हैं प्रमुख हैं, तो पहला था रूप भेदा, दूसरा था प्रमाणानि, और तीसरा लावण्य योजनम, और चौथा है सादृश्यम, और पांचवा वर्णिका, और छठा अंग है वो है भंग या भंगिमा। तो अब तक जैसे हम 2 अंगों पे चर्चा कर चुके। पहला था रूप भेदा, और उसके बाद था प्रमाणानि, यानी कि दूसरा जो टॉपिक था प्रमाणानि। तो प्रमाणानि के अंतर्गत जैसे लास्ट का जो उसमें था शरीर रचना के बारे में, जैसे प्राचीन जो ग्रंथ थे उनमें अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथों में जैसे 5 अन्य प्रकार की आकृतियाँ भी बताए गए थे, जिनके नाम थे जैसे मान लो नर है तो उसका क्या प्रमाण है, उसका 10 ताल है। श्रेणी में जैसे राम है, बाली है, इंद्र है, अर्जुन आदि। और नंबर 2 था क्रूर, यानी कि जिसके 12 ताल, तो उसके चंडी, भैरव आदि। और तीसरा जैसे असुर है तो उसके प्रमाण के रूप में 16 ताल हैं, तो इसके श्रेणी में आते हैं जैसे रावण है, कुंभकर्ण है आदि। और ऐसे जैसे मान लो चौथा था बाल, तो इसके 5 ताल होते हैं, इसमें आते हैं बालक की, बच्चों की आकृतियाँ। और पांचवा बताया था जैसे प्राचीन ग्रंथों में जो आकृतियों के साइज के हिसाब से है कि कुमार, युवा जो होता है उसके 6 ताल हैं, 6 भाग। तो उसके अंदर होता है जैसे जो कौमार्य अवस्था से संबंधित आकृतियाँ। तो इस तरह से जैसे प्राचीन कला की तुलना में आज जो आधुनिक कला में प्रमाण को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, जबकि भारतीय चित्रकला में इन चीज़ों के बिना कार्य या पेंटिंग्स वो नहीं बना करती थी। अब जैसे इसका जो तीसरा और जो महत्वपूर्ण आज इस पर हम चर्चा करेंगे वो है अपने लावण्य, भाव लावण्य योजनम, यानी कि इसके जो तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है भाव लावण्य योजनम, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो भाव से यहाँ तात्पर्य है जैसे विरार, राग, तरंग, हिलोर, आकांक्षा, इच्छा, ये सभी भाव के ही पर्याय माने गए हैं। और भाव को जैसे हम कहते हैं, भाव हृदय के छिपे हुए विचारों को ही कहते हैं, यानी कि हमारे जो अंदर मस्तिष्क में, भाग्य में, जो हृदय में छिपे हुए जो हमारे विचार हैं, इमोशंस हैं, उनको ही हम भाव कहते हैं। और प्रत्येक सजीव प्राणी में ये भाव की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। अब हमारे जैसे यहाँ पे प्राचीन ग्रंथों में नवरसों का उल्लेख मिलता है, और ये जो नवरस हैं या इन नवरसों को हम चित्र में अथवा प्रतिमा में भावों द्वारा ही, यानी हमारे इमोशंस के द्वारा ही अभिव्यक्त करते हैं। ये नवरस इस प्रकार है, जैसे पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। तो ये सभी रस प्रत्येक प्राणी की परिस्थिति विशेष से संबंधित होते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर ये सारे रस होते हैं, लेकिन परिस्थिति अनुसार वो प्रकट होते हैं। और किसी भी प्राणी की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं द्वारा हम इन रसों को जान लेते हैं, क्योंकि जैसे मान लो गुस्से में होता है तो क्रोध है ना, उसी तरह से जैसे करुण रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, विभत्स है, हास्य रस है। अगर मान लो खुशी होती है, एंजॉय होता है, हंसता है, तो हास्य उसके पे प्रकट होता है। तो ये क्रियाओं, तो उसके जो मानसिक है, शारीरिक व मानसिक क्रियाओं द्वारा हम इन रसों को जान पाते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि ये नवरस शरीर की, हमारे जो शरीर है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं से ही प्रदर्शित होते हैं। और इस प्रकार भिन्न भिन्न जो अलग अलग जो भाव हैं, अलग अलग भावों की शक्ति से शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार या विभिन्न विभिन्न विकारों का जन्म होता रहता है। मानव चित्तवृत्ति रस का अनुगमन करती है और उसी के अनुकूल भाव नियंत्रित रहता है।
अतः जैसे हम कह सकते हैं कि भाव से तात्पर्य है कि मस्तिष्क व हृदय द्वारा शरीर पर पड़ने वाले भावों का अध्ययन, विश्लेषण तथा उनका स्पष्टीकरण। अब शरीर पर पड़ने वाले इन कायिक व मानसिक भावों के चिन्ह एक चित्रकार के लिए बड़े महत्व के होते हैं, क्योंकि जैसे शरीर पर पड़ने वाले इन कायिक मानसिक भावों के चिन्ह एक चित्रकार के लिए बड़े महत्व होते हैं, क्योंकि वस्तुतः चित्रकार की कृतियों में भाव प्रधान होता है और ये भाव दो तरह से प्रकट होते हैं, जैसे एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा है प्रच्छन्न। अब ये हमारे जो भाव है व्यक्ति के, वो दो रूपों में प्रकट होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष भाव कौन से हैं, जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, नेत्रों से देख सकते हैं, और ये शारीरिक अथवा कायिक भाव भी कहलाते हैं। दूसरा है जैसे प्रच्छन्न, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते हैं, यानी कि जो हमारे आंतरिक भाव होते हैं, जो हमारे मन में होते हैं, जिन्हें हम प्रकट नहीं कर पाते के बाद, वो हमारी मानसिक जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा वो प्रकट होते हैं। तो ये दूसरा कहलाता है प्रच्छन्न, जो हमें हमारी भावों के अंदर, जो भावों के अंदर प्रदर्शित आंतरिक भाव होते हैं, जिन्हें हम कई बार प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो इन प्रत्यक्ष व प्रच्छन्न आंतरिक भावों को प्रदर्शित करने के लिए अनेक प्रकार से चेहरों की आकृतियाँ बनाई जाती है। जैसे चेहरे की आकृति के जो प्रकार हैं, तो भारतीय जो चित्रकला में जो बताया गया है कि भारतीय आकृतियों में चेहरे प्राय दो प्रकार के पाए जाते थे या पाए जाते हैं। पहला बताया जैसे मुर्गी के अंडे के आकार का, यानी जो अंडे के आकार का गोलकार चेहरा। तो इस प्रकार के चेहरे का प्रयोग चित्र में पूर्ण सात्विक भाव लाने के लिए किया जाता है, और यह भाव हमें जैसे ये भाव जो हमें विशेष रूप से बुद्ध की प्रतिमा में देखने को मिलता है, यानी कि जो मुर्गी के अंडे के जो आकार वाला है, तो ये जो चित्र में पूर्ण सात्विक भाव, ये वाला जो गोल जो चेहरा है, ये सात्विक भाव लाने के लिए किया जाता था। और ये भाव हमें विशेष रूप से जो देखते हैं प्राचीन कला में, भारतीय कला में, तो जो बुद्ध की जो प्रतिमा है, उन प्रतिमाओं में ये हमें देखने को मिलता है। और दूसरा है पान के पत्ते के आकार वाला चेहरा। तो यह विशेष रूप से स्त्रियों की आकृतियों में बनाया जाता है तथा विशेषकर चंचलता का भाव प्रदर्शित करने के लिए। तो इस प्रकार से ये दो चेहरों के दो रूप के उसमें जो फॉर्म है वो बताया गया है कि जो मनुष्य के, पुरुष के लिए मुर्गे के अंडे वाले आकार का, और स्त्रियों के लिए जैसे पान के पत्ते के आकार वाला चेहरे को आकृतियाँ बनाया जाता था। अब नेत्रों की रचना भी, जैसे हमारी जो आँखें हैं, उन आँखों की रचना भी विशेष रूप से स्त्रियों, ये विशेष रूप से जो हमारे जो भाव हैं, जो नेत्रों की आँखों की जो रचना की भी विभिन्न प्रकार के भावों को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार से बनाई जाती थी या की जाती थी। इनकी रचना के लिए जैसे हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, उनमें विभिन्न प्रतीकों द्वारा उपमानों को आधार, जो उपमान हैं उनको आधार बनाया गया है। जैसे चित्र सूत्र है हमारा, जो चित्र सूत्र में 5 प्रकार के नेत्रों की रचना का प्रतिपादन किया गया है। तो यानी कि जो हमारी जो आँखें हैं, हमारी जो आँखें ही मेन जो हमारे भावों को प्रकट करती है मुख्य रूप से, पहली जो मुख्य है। तो उसमें कहा गया कि जो हमारे जो नेत्र हैं, नेत्रों की जो रचना भी विभिन्न प्रकार के भावों को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार से की जाती थी। और इनकी रचना के लिए हमारे जैसे प्राचीन जो ग्रंथों में मैंने बताया कि विभिन्न प्रतीकों अथवा उपमानों को आधार बनाया गया है। और जो चित्र सूत्र है जिसके बारे में चर्चा करती है, हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय ग्रंथों में चित्र सूत्र से ही हमारे इन चित्रों के, इन सारे भावों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो चित्र सूत्र में जो 5 प्रकार के नेत्रों की रचना का, जो आँखों की जो रचना है, उनका प्रतिपादन किया गया है। तो इसमें जैसे मान लो पहला बताया गया चापाकार, यानी कि चापाकार नेत्र। दूसरा है मत्स्योदर, और तीसरा है उत्पल पत्र, और चौथा है जैसे पदम पत्र, और पांचवा जो बताया गया है वो है शशाकृति। तो चित्र सूत्र में इन 5 प्रकार के नेत्रों की रचना के बारे में प्रतिपादित किया गया है, 5 प्रकार के नेत्रों के बारे में बताया गया है। जो पहला है चापाकार, मत्स्योदर, उत्पल पत्र, पदम पत्र और शशाकृति। अब चापाकार जो नेत्र हैं
वो उसके बारे में बताया गया कि प्रकृति के सौंदर्य दर्शन अथवा अन्य किसी प्रकार से सौंदर्य रस में डूबे हुए नेत्रों का भाव दिखाने के लिए चापाकार अथवा धनुषाकार नेत्रों का चित्रण उचित रहता है। ये हमारे इन चित्र सूत्र में इनका वर्णन मिलता है कि चापाकार नेत्र बनाने के लिए इसके लिए क्या और किस रूप से किस चीज़ों का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रकृति के सौंदर्य दर्शन अथवा अन्य किसी प्रकार से सौंदर्य रस में डूबे हुए नेत्रों का जो भाव है वो दिखाने के लिए चापाकार अथवा यानी जो धनुषाकार जिसको कहते हैं धनुषाकार नेत्रों का चित्रण उचित रहता है। दूसरा है मत्स्योदर अर्थात मछली के पेट की आकृति वाले नेत्र। ये नेत्र काम भावना विलासिता जैसे भावों को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। यानी कि जो मत्स्योदर अर्थात जिसको बोलते हैं मछली के आकार के यानी कि मछली के आकार वाले नेत्र, तो ये नेत्र जैसे विलासिता जैसे भावों को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। धन्यवाद। अब इससे आगे वाले हम चर्चा करेंगे आगे के उसमें पार्ट में। धन्यवाद।